हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी सीटेट 2026 के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, आज इस क्लास में मैं आपको सीटेट पेपर फर्स्ट के ईवीएस के 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहा हूं। यदि आप भी सीटेट 2026 की परीक्षा देने जा रहे हैं, इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि ईवीएस में मींस पर्यावरण अध्ययन में सीटेट पेपर फर्स्ट में कितनी अच्छी अभी तक आप लोगों की तैयारी हुई है। ठीक है, ये एक सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है। देखने से पता चलेगा कितनी बेहतरीन आपकी तैयारी हुई है। टेस्ट देने के लिए रेडी हैं? हाँ, टेस्ट जरूर दे करके जाइए। बहुत कम समय में टेस्ट कराने वाला हूं। ये लीजिए आपके पास पहला प्रश्न। ये रहा टेस्ट का पहला प्रश्न, आपसे पूछा गया फर्स्ट नंबर का। और देखता हूं कितनी अच्छी तैयारी अभी तक आप लोगों ने किया है सीटेट 2026 के लिए। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? इसमें से कौन सा है जो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? पहला है सतसरिया नृत्य, दूसरा है रौफ नृत्य, तीसरा चिराओ नृत्य, चौथा है गरबा नृत्य। किस स्टेट का बताना है? मिजोरम का। मिजोरम का प्राचीन नृत्य की यहाँ पे बात की गई है। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोच लिए? हाँ सर, सोच लिए। इसका राइट आंसर अगर आप सोच रहे हैं चिराओ नृत्य, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में 30 प्रश्नों में ईवीएस में एक प्रश्न आपका नृत्य से फिक्स है। अब इन तीनों नृत्य के बारे में मैं एकदम ट्रिक के साथ बता देता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे देखिए गरबा नृत्य कहाँ का है। आप पूछना चाहेंगे सर गरबा नृत्य कहाँ का है? तो देखिए, ग से गरबा और ग से गुजरात, याद रख देंगे। ग से गरबा और ग से क्या होता है? ये गुजरात का है। यहाँ पे देखिएगा रौफ। रौफ में क्या है? र है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंत में र होता है? जम्मू कश्मीर। कश्मीर में देखिए र है कि नहीं है? तो ये रौफ नृत्य आपका है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का। देखिए यहाँ पे र है, यहाँ पे र है कि नहीं है? तो यहाँ पे भी र से स्टार्ट हो रौफ नृत्य। यहाँ देखिए जो सतसरिया नृत्य है ये कहाँ का है? तो जो सतसरिया नृत्य है ये असम का है। देखिए स से सम, स से सतसरिया और स से सम, याद हो जाएगा स से सम। ठीक है, बस रिलेट कर लीजिए मन में। जैसे सतसरिया आएगा तो स से सतसरिया और स से सम, सब में असम लगा दीजिएगा। और यहाँ पे र पे अंत में जम्मू कश्मीर हो गया, ये गरबा हो गया। चिराओ नृत्य को बास नृत्य भी कहा जाता है। बास नृत्य कहा जाता है। वहां के लोग बांस के साथ नाचते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, मिजोरम। तो यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन सी हो जाएगा। नृत्य से 3-4 प्रश्न हम यहाँ पे आपको हमने करा दिया। ये लीजिए बेहतरीन प्रश्न। और देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर बता देते हैं। ये भी बड़ा ही फेवरेट प्रश्न है, कई एग्जामों में रिपीट होता हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कश्मीर से बंगलोर, यहाँ पे है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात, या महाराष्ट्र से मणिपुर। जल्दी से फास्ट मन में सोच लें क्या आंसर हो सकता है। तो हम आपको बता दें, सोच लिए होंगे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का पहला रेल मार्ग ये था। कितना था? भारत का पहला रेल मार्ग था। देखिए भारत के रेल मार्ग की अगर बात कर लिया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा चौथे नंबर पे लंबा प्लेटफॉर्म नेटवर्क है भारत का। 65,000 किलोमीटर तक जो है ये जो है विस्तार है इसका। और पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रसिया है और चौथे पे हम लोगों का भारत कंट्री है, भारत देश है जिसमें यह है। पहली बार अगर ट्रेन चली थी तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चली थी। ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है कि इस पे चली हुई थी। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, शानदार। ठीक है, ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। देखता हूं इसका आंसर आप बताते। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट का एक प्रीवियस ईयर पेपर है आपका। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्पना चावला जी का नाम आपने सुना होगा। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस की थी। इनका निधन हुआ किस वर्ष? यहाँ पे आपके ईयर दिए गए हैं। क्या आपको पता है? हाँ सर पता है। ऑप्शन नंबर डी 2003 में। और इनका ये बिलोंग करती है हरियाणा स्टेट से। ठीक है, कहां से? हरियाणा से। ठीक है, अगला प्रश्न टेस्ट का ये आपके पास है। देखिए चिड़ियों से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है जो घोंसलों से पूछा जाता है। कौन पक्षी कहाँ पे घोंसला बनाती है? यहाँ पे देखिए पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाती हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करती हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसला बनाती है? कौन से इसमें से पक्षी है जो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है? ठीक है, पहला है कौवा है, कौवे, बसंत गौरी जिसे बारबेट कहेंगे, सखोरा है, सनबर्ड, या दर्जी पक्षी है। आप लोग बताएं कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तनों में घोंसले बनाते हैं? पता है आंसर? हाँ सर पता है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बसंत खोरी, यानी बसंत खोरी यानी बारबेट।
हाँ, यही वाली पक्षी है जो पेड़ के तनों में उसमें छेद कर करके उसमें अपने अंडे को सेती है और रखती है, ये होती है। कौवा जानते हैं ये सबसे पेड़ के सबसे ऊंचली डाली पे, सबसे ऊपरी वाली टहनी पे ये अपना घोंसला बनाता है, याद रखिएगा। ये जो सनबर्ड है इसके बारे में भी जान जाइए, ये झाड़ियों में या ऐसे छोटे-मोटे जो पौधे होते हैं झाड़ियों वाले उसमें ही अपना जो है कि घोंसला बनाती है। दर्जी पक्षी जो होती है अपने घोंसले को सी-सी करके, पत्ते को सी-सी करके अपना एक घोंसला बनाती है, तो ये सीने का काम करती है। दर्जी पक्षी इसका नाम ही है, याद रखिएगा। ठीक है, शानदार प्रश्न। एक और प्रश्न आपके पास आता हुआ, यहाँ पे इसका ऑप्शंस कहाँ गया भाई? अच्छा, ऑप्शंस नीचे थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे शानदार प्रश्न आपके पास, और इसका आंसर बताने के लिए रेडी है? हाँ सर, रेडी है हम लोग, बताएं, पूछे सर। यहाँ पे देखिए, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि जब महामारी आई तो उस समय डॉक्टरों ने कहा कि भाई आप लोग विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में लीजिए, बढ़ाने के लिए ऐसा क्यों कहा? पहला ऑप्शन यहाँ पे, यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, इससे भूख बढ़ती है, या संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही आंसर आप सोच लिए होंगे मन में, क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह संक्रमण के विरुद्ध जो है विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। जो इन्फेक्शंस होते हैं इसमें विटामिन सी का बड़ा ही अहम रोल होता है। ठीक है, इससे लड़ने की इसमें ताकत मिलती है विटामिन सी से। बेहतरीन, शानदार। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आता हुआ, बहुत फास्ट टेस्ट कराऊंगा और देखूंगा ईवीएस पेपर की कितनी बेहतरीन तैयारी आपकी है। ठीक है, पूरा क्लास देख करके जाइएगा भाई, मैं देखता हूँ कितनी अच्छी तैयारी आप लोगों ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी मतलब पैरासाइट्स, जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं। ऐसे पौधे जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, कौन सा पौधा इसमें से है? पीपल है, अमरबेल है, अंगूर है, या मनी प्लांट है? बताएं आप लोग क्या आंसर होगा। कौन सा ऐसा पौधा है जो परजीवी है, दूसरों पे निर्भर होता है? सही आंसर आप मन में सोच लिए? हाँ सर, यहाँ पे अमरबेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरबेल हो जाएगा। एक प्रश्न और यहाँ पे आपके पास आता हुआ, बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। जो बीज है पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, सहजन में, मैपल में, या आक में, या आम में? आप लोग बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, आम। आम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जानकारी आपको देता हूँ। आम का उत्पादन पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आम का प्रोडक्शन भारत में होता है। तो भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस, ये तीन ऐसे कंट्री है जहां पे आम जो है यहाँ की राष्ट्रीय फल है। भारत का भी राष्ट्रीय फल आम, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल आम, फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम। और यही जो आम का पेड़ है, आम का पेड़, आम का फल, ये यहाँ का राष्ट्रीय फल है, भारत का, पाकिस्तान का, फिलीपींस का। लेकिन यही जो राष्ट्रीय जो आम का पेड़ होता है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो आम एक रसीला फल होता है, आप जानते ही हैं। इसमें जो है कि भारत में इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, अब तो बहुत सारे कंट्रीज को देखते हुए बहुत ज्यादा वहां पे उत्पादन इसका हो रहा है। ठीक है, जान गए होंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा था बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, तो यहाँ पे आम हो जाएगा। बेहतरीन, शानदार। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, और देखता हूँ इसका सही आंसर बता पाते हैं कि नहीं आप लोग। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। बीजावरण को, भ्रूण को, या बीजपत्ती को, या बीजा भंडार को? बताएं आप लोग, इसमें से किसको आपको जो है कि बीज पत्र कहते हैं? इसका आंसर मैं छोड़ रहा हूं आप पे, कमेंट्स करके बताइएगा। देखता हूं साइंस पढ़े होंगे तो आंसर बता देंगे। इस प्रश्न को छोड़ रहा हूं, एक प्रश्न हर क्लास में मैं देता हूं आपको। ये लीजिए आपके पास प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आता है, और तो तब आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखिए, कहा है कि किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत, कहां से? उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बों में प्रवेश किया। कब प्रवेश किया था भाई? 16/10/2021 को वो जो है यहाँ पे प्रवेश किए थे। इसके बाद देखिए, कहां से जाने के लिए? उडुपी से सूरत जाने के लिए। उसके बाद यह उडुपी से 20:20 बजे चली। देखिए, उडुपी से, डू पी से कहां से चली? 20:20 से चली। ठीक है, और कह रहे हैं कि 17:10 कब पहुंचे ये यहाँ पे? ये इतने को चले यहाँ पे, फिर 17/10/2021 को, 17/10/2021 को सूरत पहुंच गए, सूरत पहुंचे। ठीक है, इतने को चले थे डेट को, और इतने डेट को यहाँ पे ये पहुंच गए यहाँ पे। और पहुंचे कब है? यहाँ पे देखिए 16:20 दिया हुआ है, तो 16:20 यहाँ पे लिख लेंगे।
हो गया, पहुंच गया। तो कह रहा है इन दोनों शहरों के बीच रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है। तो ये जो शहर है इसके बीच की जो दूरी है 1440 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है उस पर्यटक की यात्रा की बीच ट्रेन की औसत चाल पूछा है। तो मैं यही चीज बताता हूँ, जब भी कोई गणित का प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, लगाना हो, एक चीज सिखा देगा, प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या निकालना है। यहाँ पे फाइंड आउट करना है चाल, औसत चाल। तो चाल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर, पूरा प्रश्न छोड़ दीजिए, भुला जाइए सब प्रश्न, बस ये सोचिए कि औसत चाल बराबर क्या होता है। सर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी दिया है क्या, हाँ सर 1440 दिया है, 1440 लिख लीजिए। समय, समय नहीं पता है सर। अगर हमें कहीं से समय मिल जाती तो हमारा औसत चाल आ जाता। बस यहीं पे क्वेश्चन रुक गया है। समय किससे आ गया, जो ये जानकारी दी गई है। यानी कुछ न कुछ जानकारी प्रश्न में दिया गया रहता है। यहाँ पे देखिए उडीपी से चली है 20:20 पे, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई है और सूरत चली है 16 तारीख को चली, 17 को पहुंच गई, 16:20 पे चली। मैं आपको बता दूं जो रेलवे का समय होता है 24 घंटे का होता है, यही पॉइंट ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। तो बताइए जब घड़ी में 20:20 हो रहा है, तो फिर घड़ी में जब ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट कर दी है, फिर बजेगा 21:20, फिर 22:20, फिर 23:20 होगा, फिर 24:20 होगा क्या, 24:20 होगा क्या, नहीं, 24 यहाँ पे बच जाएगा। जैसे इसमें 24 बचेगा, 24 इसमें बजेगा, फिर एक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग की घड़ी में 12 बजते हैं, फिर एक स्टार्ट होता है। तो आप बताइए यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे भी देखिए भाई 20 से लेकर के 21 तक 1 घंटा हो गया, फिर 21 से लेकर के 22 तक 1 घंटा और चल ली, फिर 22 से लेकर के 23 तक 1 घंटा और चल ली, ठीक है। और 23 20 से लेकर के उसके बाद 40 मिनट, कितना 40 मिनट यहाँ पे और चलेगी, तो 24 बच जाएगा कि नहीं, 40 मिनट और चल जाएगी तो बच जाएगा 40। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 और ये यहाँ पे, तो 3 घंटा 40 मिनट ये चल ली। फिर यहाँ से अब स्टार्टिंग हो जाएगी 1 से, और फिर चल रही है 16 घंटा 16:20, मतलब 16 घंटा 20 मिनट ये चलेगी। यहीं पे जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 0 4 2 6 हो गया, 16 3 19 हो गया, 19 घंटा 60 मिनट। तो 60 मिनट को घंटे में बदल लीजिए, 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20 घंटा टोटल यहाँ पे चली है, ठीक है। समझ गए होंगे, कैलकुलेशन देख लीजिएगा ध्यान से, समझ में आ गया, समय निकालना था। तो यहाँ पे 20 घंटा हमारा चला है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 दूना 4, ये 72 आ गया। ये 72 सर क्या आया है, ये देखिए किलोमीटर दिया है, क्या दिया है, ये किलोमीटर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये आगे इस चाल आ गई। लेकिन जो आंसर दिया है मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो हम आपको बता दें, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, कितने से, ये देखिए फार्मूला है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 72 गुणे 5/18 कर देंगे, फिर 18 कम 18 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, हाँ सर समझ में आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया, शानदार प्रश्न। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, ठीक है। देखता हूं कितने प्रश्न सही कर पाते हैं क्लास से आप लोग। यहाँ पे यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता मीन्स पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं की राजधानी, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे, कोलकाता, से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। तो मैं आपको बता दूं, 1 से 2 प्रश्न आपका मैपिंग से फिक्स होगा, मैप का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में होगा। कहाँ पे होगी, चंडीगढ़ की दिशा उत्तर पश्चिम में होगी। मैप में जाकर के देख लीजिएगा, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा। मैप थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, ये लीजिए आपके पास शानदार प्रश्न, और देखता हूँ कितने लोग सही आंसर इसका बताते। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भाई है और यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा सा बड़ा है, तो एक बार पढ़ लेता हूँ फिर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ प्रश्न को। निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों से सही क्रम में, यहाँ पे प्याज की खेती की बात की गई है कि कौन सा क्रम सबसे पहले होता है, आपको सेट करना है। तो बड़ा कर लेता हूं, यहाँ पे सीधे देख लीजिए आप लोग, प्याज की खेती के लिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन भाई, ठीक है। बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पहले बीज बोना होता है कि खरपतवार निकालना होता है, कि प्याज के ऊपर सूखी गई पत्तियों को काटकर अलग करना होता है, कि गुड़ाई करना होता है, या प्याज को उखाड़ कर। आप लोग बताइएगा कौन सा क्रम है सबसे पहले। तो सबसे पहले गुड़ाई करना होता है। गुड़ाई करना मतलब मृदा को जो है पोल या नरम करना होता है। तो पहले नंबर पे आपका ये हो जाएगा, डी होगा, पहले डी होगा। तो पहले डी तो चारों में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, नहीं यहाँ पे काम नहीं चल पाया, आगे चलता हूँ। पहले गुड़ाई करेंगे, गुड़ाई करने के बाद आप क्या करेंगे भाई, गुड़ाई करने के बाद आप बीज बोएंगे। भाई मिट्टी सही कर लेंगे, मिट्टी को नरम कर लेंगे, इसके बाद उसमें बीज बोएंगे।
तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो पहले डी हो गया फिर ए हो गया। किसी ऑप्शन में है डी के बाद ए यहाँ पे है और डी के बाद यहाँ पे है, डी के बाद बी ये गया और डी के बाद ये ई ये भी गया, बचे दो यहाँ पे है इन दोनों में से। 20 बोने के बाद आप क्या करेंगे भाई? 20 बोने के बाद आप करेंगे खरपतवार निकालेंगे, ठीक है, खरपतवार उसमें से निकाल लेंगे। अरे भाई जैसे गुड़ाई कर लेंगे फिर बो देंगे उसको, बोने के बाद उसमें से खरपतवार जो होंगे आप निकाल करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पे बी होना चाहिए। तो ठीक है डी ए बी होगा, तो डी ए बी मुझको लग रहा है यहाँ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डी ए बी ई सी हो, यहाँ पे क्रम हो जाएंगे। अंत में देखिए सी हो जाएगा, मतलब आप क्या करेंगे अंत में भाई? प्याज को उखाड़ करके निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर, बढ़िया है, शानदार। ये लीजिए आपके पास एक और प्रश्न लाया हूँ, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? आंसर बताएं आप लोग प्लीज, क्या हो जाएगा? कौन सा विशेष अविलक्षण रेगिस्तानी ओक शाह बलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता? मैं आपको बता दूं, बड़ा ही फेवरेट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये जरूर देख करके जाएगा। ये वाला वृक्ष जो है रेगिस्तानी ओक, जो रेगिस्तानी ओक है इसका एक और नाम है शाह बलूत। क्या नाम है? शाह बलूत नाम है। इसी ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की मैं आपको खासियत बताता हूँ। इस वाले वृक्ष की एक खासियत जबरदस्त है भाई, बताता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया है। कह रहा है इसमें से कौन सी चीज नहीं पाई जाती? जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। मैं आपको बता दूं, ये वाला जो वृक्ष होता है रेगिस्तान ओक शाहबलूत, जब ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तो इसकी जो जड़ें हैं ना बहुत ही नीचे तक जाती हैं, बहुत ही अधिक गहराई तक जाती हैं। तो ये बात सही है, यहाँ पे नहीं पूछा है। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है। ये जो है पेड़, उसका जो तना है नीचे की तरफ, जड़ इतने नीचे तक जाती है जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता है। ठीक है, जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता है। और नीचे जब तना होता है ना उसमें पानी ये स्टोर करके रखता है। तो ये भी बात यहाँ पे सही है। यहाँ पे दिया है कि पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, इसमें जो है पत्तियां बहुत कम होती हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है, सही है कि ये जो पेड़ है ना इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं, एकदम न के बराबर पत्तियां होती है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे दिया है बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती है, ये गलत है। इस वाले पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती हैं, एकदम न के बराबर पत्तियां होती हैं। ये वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन तो ये सही होगा क्योंकि नहीं पूछा गया था। बाकी ये तीनों गुण इसमें पाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। इस वाले पेड़ में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता हुआ है प्रश्न। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पूछा गया, बड़ा ही शानदार प्रश्न। और मैं कहा मैपिंग का दूसरा प्रश्न, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य इसमें से कौन से हैं? आप देख लीजिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपका जैसे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ। मैपिंग का नॉलेज होना चाहिए, एक बार मैप देख लीजिएगा अच्छे तरह से। ठीक है, यहाँ ईवीएस के लिए ये देखिए गजब का प्रश्न भाई, शानदार प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्रश्न यहाँ पे क्या भाई है कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन पौधों की, कह रहा है इसमें से कौन से पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाला बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया ग्रंथियां नहीं होती हैं? स्वीट या पी, मीठी मटर को कहते हैं, बगीचे वाली मटर, या गार्डन पी की बात करें, तुलसी या मूंगफली। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तुलसी। ठीक है, तुलसी जी। यहाँ पे इनमें जो है कि नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है, बाकी सब में पाई जाते हैं। जो स्वीट पी पाई जाते हैं, मीठी मटर, उसमें भी होती है नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया, बगीचे वाली मटर में भी होती है और मूंगफली में भी होती है, लेकिन इसमें नहीं होती तुलसी जी। तुलसी जी को आप जानते हैं, ये आंगन में हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसमें लगाया जाता है, लोग आंगन में लगाते हैं, अपने दरवाजे पे लगाते हैं। ठीक है, और बगीचे में भी लगाते हैं, तो ये बहुत पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा यहाँ पे। शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। देखता हूँ कितने प्रश्न सही करते हैं। यहाँ पूछा है पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है? पटल है, शिरा विन्यास है, मध्य शिरा है, वृत्त या परिवृत्त है? यानी पूछा है कि पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम आपका कहलाता है शिरा विन्यास रहता है। आप जानते रहिए, वेनेटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेनेटेशन। कुछ प्रश्न है जिसको आप याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पे, क्योंकि साइंस डिटेल से पढ़ेंगे तब ना। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और देखता हूँ इसका कितने लोग आंसर बताते हैं। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? ईवीएस के संदर्भ में जब कोई बच्चा पढ़ता है तो ईवीएस को कैसे अपने मतलब देखता है, किस ढंग से देखता है? उसको पृथक करके, अलग करके, समग्र रूप से, ठीक है, समग्र रूप से, या उसको साधारण रूप से, या उसके थीम के रूप में आप लोगों को बताना है। क्या सही आंसर हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर बेस्ट आपका क्या होना चाहिए? थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप लोग कमेंट करिएगा, समग्र के रूप में होगा कि यहाँ पे इसके रूप में होगा। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। ठीक है,
चलिए, शानदार प्रश्न है, देखता हूँ इसका कितने लोग आंसर कर पाते हैं। यहाँ पे ईवीएस के पाठ्यक्रम का रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है, विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर या विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ईवीएस के पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की जाती है वो उसके थीम पर तैयार की जाती है। याद रखिएगा, किस पे तैयार की जाती है? थीम के पर तैयार की जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये समग्र रूप होगा। क्या होगा? समग्र रूप। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को याद रखिएगा, समग्र रूप में देखता है, होलिस्टिक मैनर में यहाँ पे देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये रहा, ये गजब का प्रश्न है और देखता हूँ इसका आंसर बताते हैं। ये प्रश्न कई बार सेटेट में रिपीट हुआ ईवीएस में। प्रश्न यहाँ पे है कि एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचारों वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। यानी जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, आप देखे होंगे। ईवीएस के पाठ्यक्रम में कौन-कौन से विषय इसमें शामिल होती हैं? विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषा एवं गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं। तो आपको याद रखना है, विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और इसका आंसर आपको बताना है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, ठीक है, और देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए। यहाँ पे दिया है, क्लास में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? क्लास में किन चुनौतियों का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है? यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे क्लास के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक के समुदाय सांस्कृतिक एवं जीवन शैली, क्लास में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। तो हम आपको बता दें, अगर क्लास में अगर देखा जाए तो आपको क्लास के बहुसांस्कृतिक आयाम, क्लास में बहुत सारी भाषाओं के बच्चे पाए जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, सामना करना पड़ता है। प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग फीलिंग्स होती है, भाई सही बात है। प्रत्येक समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली सबकी होती है, सही है। क्लास में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, ये नहीं होगा। और ये तीनों आपके सही है, एबीसी किस ऑप्शन में है? यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ये लीजिए अंतिम प्रश्न, देखता हूँ इसको सही करके आपको जाना है। ठीक है, यही है, इसके बाद तो नहीं प्रश्न होगा मुझको लग रहा है। 10 प्रश्न छूट गया लग रहा है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। प्राथमिक स्तर पर अगर आप ईवीएस पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। तो परिभाषा अवसर से काम नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे दिया है, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। यानी अपने वातावरण का, जो बच्चे जिस वातावरण से, इन्वायरमेंट के लिए खोज करने के लिए उनको नए नए अवसर देना, मौके देना, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, ये नहीं होगा। और यहाँ पे द्वारा साझा जो भी है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने आपको टेस्ट कराया, मैंने देखा कि अगर आप इसमें से ज्यादातर प्रश्न सही कर रहे हैं, समझिए आपने बेहतरीन तैयारी की है सेट के लिए। तो अगर आप ईवीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाए और प्लेलिस्ट वाले कॉलम में इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सभी वीडियो चाहते हैं सेटेड का जो प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाएंगे। प्लेलिस्ट वाले कॉलम में वहां पे आपको लिखा मिलेगा सीटेट, सीटेट पेपर फर्स्ट पर्यावरण के नाम से प्लेलिस्ट है। जा करके आप सभी वीडियो को वहां पे देख सकते हैं। अभी मैं